सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि हम सबको पता है कि 2025 में कई सारी नई बाइक्स आ चुकी हैं। BS6 आ गया है, इको फ्यूल आ गया है। तो मैंने यहाँ पे 125 सीसी सेगमेंट में 7 बाइक सिलेक्ट करी हैं और ऑलमोस्ट 7 ही हैं। इससे ज़्यादा 2-4 और होंगी, वो मैंने कंसीडर नहीं करी क्योंकि उनको कंसीडर करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही जानेंगे कि किस बाइक का क्या प्राइस है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स है, और एंड में बात करेंगे कि हमारी नीड के हिसाब से हमें कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इन सब बाइक के कंपैरिजन के लिए, इनकी डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ बाइकवाले.com का। तो जो भी डिटेल्स होगी वो हम इस साइट के थ्रू देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बाइक्स को कैटेगराइज किया है प्राइस की रेंज में। तो सबसे पहले हम लोग सबसे लोएस्ट प्राइस की बात करेंगे, सबसे सस्ती वाली बाइक। उसके बाद धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। और मैंने किसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको जज नहीं करा, बिकॉज वो पर्सनल चॉइस है। किसी को बाइक डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए, किसी को बाइक ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारे पास बाइक आ जाती है होंडा शाइन। तो होंडा शाइन के अंदर हमें 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। पहला है इसका ड्रम, दूसरा है इसका डिस्क। होंडा के अंदर एक और बाइक है SP शाइन, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। इसका ऑन रोड प्राइस अभी चल रहा है 1,15,000 के आसपास। और मैं यहाँ पे दिल्ली का रेट बता रहा हूँ कि है जुलाई 2025 का रेट। थोड़े टाइम बाद वेरी भी कर सकते हैं और सिटी टू सिटी भी वेरी कर सकते हैं, बट आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा कि ये बाइक का अभी ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। मैं ये ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, एक्स शोरूम नहीं बता रहा। तो आपको 1,05,000 के आसपास ये बाइक कहीं भी मिल जाएगी। ये बहुत बेसिक सी बाइक है। इसकी जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी पुरानी है, कोई ऐसा ज़्यादा एडवांस नहीं कर रखा है इसको। डेली कम्यूटिंग के लिए ये बाइक सबसे बेस्ट है। जितनी भी हम आगे बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं उसमें सबसे बेस्ट है डेली कम्यूटिंग के लिए, क्योंकि हमें आराम से 50 से 55 का माइलेज दे देगी। BS6 इंजन है इसके अंदर। लुक्स की अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ही अंकल टाइप लुक है। कोई भी अगर यंग जनरेशन का बंदा होगा तो वो भाई इसको बिल्कुल भी चूज नहीं करने वाला। उसके लिए मे बी SP शाइन ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये बाइक अगर आपको कंसिडर करनी है तो कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। और अगर किसी को किसी भी बाइक के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं सीधा शोरूम जाके उसकी वीडियो बना दूंगा। तो ये है 123 सीसी का इंजन, 125 का है इसको मान के चलना। और पावर भी कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा, 125 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक है। इसके अंदर एक जो ड्रॉबैक है, बहुत ही छोटा सा ड्रॉबैक है, कि इसके अंदर ABS अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं तो ये बोलूँगा, अगर कोई 125 सीसी की बाइक कंसिडर करनी है तो होंडा शाइन से तगड़ी कोई बाइक नहीं है, बिकॉज हम 125 सीसी में आ रहे हैं। अगर हमें कुछ ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो भाई हमें 150, 160 या 200 पे भी मूव करना चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं बजाज पल्सर 125 पे। तो ये पल्सर का बेसिक वाला मॉडल है। वैसे पल्सर में ना 2 आते हैं, एक आपको NS भी मिलेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है कि NS 125 अलग है, N 125 अलग है और ये 125 अलग है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को, लेकिन वो सारी बाइक्स अलग है, दिखने में भी अलग है और कुछ कुछ उनके फीचर भी अलग है। तो ये मैंने जो अभी वेरियंट सिलेक्ट करा है, सबसे टॉप वाला सिलेक्ट करा है, 1,10,000 का वेरियंट है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ कि अगर आपको 125 सीसी में कोई बजाज की ही बाइक लेनी है तो भाई मैं रेकमेंड करूँगा 125 में बजाज पल्सर ही लेना, क्योंकि इसका रेट भी कम है। और जो बाकी इसकी दूसरी है NS हो गई और N 125 हो गई, उसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि एक इंसान 125 बाइक लेता ही इसलिए क्योंकि उसे दिन की 50-60 किलोमीटर चलानी होती है और बंदा माइलेज भी देखता है। तो उन बाइक में थोड़ा सा माइलेज कम मिलेगा और इस 125 में ज़्यादा मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी भी इस बाइक की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू N 125 और NS 125। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसके अंदर भी हमें मिलता है 125 सीसी का इंजन। पावर ये ऑलमोस्ट सेम प्रोड्यूस कर रहा है जैसा हमने होंडा शाइन के लिए बोला था, 11 bhp और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कुछ भी ज़्यादा पावर के अंदर फ़र्क नहीं है। ब्रेक भी हमें इसके अंदर कॉम्बी ब्रेक मिलेंगे। इसके अंदर भी हमें ABS अवेलेबल नहीं मिलेगा, बट हाँ डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। तो अब मैं थोड़ा सा होंडा शाइन और बजाज पल्सर के बारे में एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ। तो अगर हम एक 125 सीसी बाइक कंसिडर कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई उसकी मेंटेनेंस कितनी है। अगर कोई बंदा 125 ले रहा है तो वो यही सोच के ले रहा हो कि भाई मेरे को उसके अंदर सर्विस के अंदर 5-6 हज़ार रुपये नहीं लगाने, मुझे उसकी सर्विस 1,000-1,500 के अंदर अंदर ही करवानी है। तो इन दोनों बाइक में हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि इनकी सर्विस कॉस्ट, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत सस्ती है। पार्ट्स इनके थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कुछ एसेट देखो ना, बॉडी पैनल्स वगैरह नहीं रहते, तो अगर ये हल्की फुल्की गिर भी जाएगी, अगर पार्किंग में खड़ी करिए, साइड से कोई मार भी गया तो इतना ज़्यादा डैमेज इनको नहीं होगा, इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों की ही मेंटेनेंस कॉस्ट हमें सस्ती पड़ेगी हमेशा, और इनके पार्ट्स भी हमें बाहर सस्ते मिलेंगे। इनके अंदर टेक्नोलॉजी भी है, वो भी इतनी ज़्यादा कोई एडवांस नहीं है। तो उसका एक ड्रॉबैक भी है कि चलो मॉडर्न फीचर्स हमें इस बाइक के अंदर नहीं मिल रहे, बट उसका एक फ़ायदा भी है कि मॉडर्न फीचर्स अगर किसी भी बाइक के ख़राब भी हो जाते हैं ना तो उसमें खर्चा बहुत होता है। इनके अंदर इतने ज़्यादा सेंसर होते हैं, जो भी BS6 बाइक्स अभी बन रही हैं, इतने ज़्यादा सेंसर होते हैं कि अगर एक सेंसर भी बोल गया तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो अगर आप 125 सीसी ले रहे हैं, थोड़ा सा सस्ता बजट है, थोड़ा सा कम बजट है, तो भाई ऐसी बाइक लेना जिसके अंदर फीचर्स ज़्यादा ना हो। मेरे अकॉर्डिंग जो 125 सीसी के अंदर लोग इतने सारा फीचर दे रहे हैं वो सारे यूजलेस ही है, उनका इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता। बाइक
बाइक्स के अंदर ऐसे फीचर्स देने का। उसके बाद मैं मूव करता हूँ बजाज पल्सर N125 के बारे में, और इसके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई इसे बिल्कुल इग्नोर करना, इसे बिल्कुल मत लेना, एकदम बेकार लुक है भाई इसका। इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बोल सकता, इसको मैं सीधा टैब से हटा रहा हूँ। तो अब मूव करते हैं होंडा शाइन के बड़े भाई पे, होंडा SP125। इसके अंदर भी मैंने डिस्क वेरिएंट सेलेक्ट कर रखा है जिसका प्राइस है 1,17,000 ऑन रोड दिल्ली के अंदर, ये भी वेरी कर सकता है। तो इसके इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर भी हमें मिलता है 125 सीसी का इंजन जो कि सेम पावर प्रोड्यूस कर रहा है 10 bhp की, और टॉर्क भी कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, 10 bhp का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। माइलेज इसका कंपनी क्लेम करती है कि भाई 60 के आसपास का है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा 55 तो माइलेज आप इसका आराम से निकाल दोगे हाईवे पे। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि इसके अंदर 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा अगर आपको 125 सीसी में लेनी है तो SP शाइन से बेटर भाई कोई भी बाइक नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आप किसी से भी रिव्यू ले लेना जिसके पास शाइन होगी, SP शाइन होगी होंडा की, बहुत अच्छे रिव्यूज़ है। इंजन एकदम रिफाइंड है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती, एकदम रिलायबल बाइक है। इसे लेके आप कहीं भी निकल जाओ, ये आपको बीच में धोखा नहीं देगी। कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है कि मतलब अगर मेरी बाइक के अंदर ये ख़राब होगा तो मेरे को सीधा कंपनी ही जाना पड़ रहा है, मेरे को सीधा ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ रहा है, मैं बाहर भी किसी भी मैकेनिक से इसको खुलवा सकता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 125 सीसी लेनी है तो SP125 सबसे बेस्ट है। इसके लुक्स भी अच्छे हैं और बाइक थोड़ी सी ना मजबूत भी है, अगर आप इसको सामने से देखोगे कभी हमें थोड़ी सी हैवी फील होगी। और मैंने दोनों बाइक्स चलाई हैं, मैंने होंडा SP125 भी चलाई है और मैंने पल्सर 125 भी चलाई है, और मुझे SP शाइन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी। पल्सर 125 में एक मेरे को जो लैग देखने को मिला था, मेरे को ये देखने को मिला था कि इसके अंदर पावर थोड़ी सी डिले है, पावर डिले है। अगर मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा था तो थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसका, थ्रोटल पहले ले रहा था और RPM का मीटर बाद में घूम रहा था, तो थ्रोटल थोड़ा सा डिले है इसके अंदर और पावर भी कम ही लगती है 125 के हिसाब से। लेकिन SP शाइन जब मैंने चलाई थी तो ये भाई पहले गियर में बहुत गंदा झटका मारती है, बहुत अच्छी पावर है 125 सीसी के हिसाब से, और मज़ा आता है, थोड़ी बल्की फील होती है, रिलायबल गाड़ी फील होती है चलाने में। और इंजन एकदम साइलेंट है, रिफाइन इंजन है होंडा का, तो SP शाइन से बेटर भाई नहीं है 125 सीसी में अभी तक। फाइनली हमारे पास बचती हैं अब ये 3 बाइक्स, हीरो एक्सट्रीम 125R, TVS रेडर 125 और बजाज NS 125। इन तीनों बाइक्स में बाइक गंदा कंपटीशन है, कंफ्यूज्ड हैं लोग कि हम कौन सी लें। तीनों ही कम प्राइस में, ऑलमोस्ट इन तीनों का सेम ही प्राइस है और काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम 125R की। तो सबसे पहले तो भाई मुझे इसके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। 125 सीसी में हीरो ने पता नहीं क्या ही जानवर निकाल दिया है, मुझे लगता नहीं था कि हीरो इतना ज़्यादा एडवांस कर देगा, लेकिन हीरो ने बहुत अच्छा काम किया 125 पे। सड़क पे भी आप देखो इसको, एक हेड टर्नर बाइक है ये, लोग अभी भी इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कई सारी बाइक्स थी। अगर किसी को किसी एक बाइक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं एक बाइक पे अच्छी खासी वीडियो लेके आ जाऊँगा जैसा कि मैं पहले लेके आता था। तो ये है सेम 125 सीसी का इंजन, ये भी आपको 11 bhp की पावर दे देगा, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगा। स्पीड भी इस बाइक की अच्छी खासी है, मैंने YouTube पे वीडियोस देखी हैं, अच्छी खासी बकती है बाइक। इन बाइक्स के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि इसके अंदर हमें मिलता है सिंगल चैनल ABS, तो ये सेफ्टी को कहीं ज़्यादा एनहांस कर देता है भाई। सिंगल चैनल ABS है, थोड़ा सा इंसान को बारिश वगैरह चलाने में कम डर लगेगा। इसके बारे में अगर मैं एक और एक्सपीरियंस बताऊँ जो कि मेरे सामने की बात है, तो इस बाइक की सर्विस कॉस्ट TVS और बजाज पल्सर से कम है, क्योंकि मैं हीरो के सर्विस सेंटर में सर्विस कराता रहता हूँ, वहाँ भी लोग आते हैं, उनसे मैंने रिव्यू लिया इस चीज़ का और सीधा सीधा बोला है उन्होंने यार कि अगर मैं पेड सर्विस करा रहा हूँ तो 1100 रुपये में आराम से हो जाती है, जिसके अंदर फ़िल्टर चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है और लेबर वगैरह का चार्ज लगा के 1000 से कम के अंदर इनकी सर्विस हो जाती है। TVS रेडर के मैंने ओनर से भी बात करी है, अगर वो बाहर सर्विस नहीं करा के सीधा कंपनी में सर्विस करा रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी महंगी होती है सर्विस, और बजाज के अंदर भी एज़ कम्पेयर टू हीरो थोड़ी सर्विस महंगी ही होती है। तो एक्सट्रीम 125R के हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, ये रहे तीनों आपके सामने। तो एक है 1,15,000 का, 1,17,000 का और 1,19,000 का। अब मूव करते हैं TVS रेडर के बारे में। तो TVS रेडर के अंदर देखो सबसे पहले तो कई सारे वेरिएंट है और इसका सबसे महंगा वेरिएंट है स्मार्ट X कनेक्ट 1,21,000 का, तो मैं उसी को कंसीडर करके चलूँगा। सीधा बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसका इंजन भी सेम 125 का है और तो ऑन पेपर तो ये हीरो एक्सट्रीम 125 से थोड़ी सी पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 11 bhp और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लेकिन अगर हम इसको रियल में चलाएंगे तो बिल्कुल फ़र्क पता नहीं लगता। तो अब मैं इसके थोड़े से फीचर्स भी बता देता हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत थोड़ा सा न्यू लगता है। और हाँ, TVS रेडर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अच्छा खासा रिव्यू करा था उसका मैंने, वो तो लेकिन थोड़ा सा पुराना मॉडल था, तो अगर किसी को देखना हो तो यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, पूरा रिव्यू देख सकते हो, A to Z रिव्यू बनाया था। TVS से ना अभी सीधा मूव करते हैं बजाज पल्सर 125 पे। तो भाई पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे NS सीरीज़ बजाज की बहुत अच्छी लगती है।
खासकर 200। लेकिन ये जो इन्होंने 125 बनाई है ना, फालतू की बना दी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ तो वही 11 bhp का पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और बट इसके अंदर हमें थोड़े बहुत फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे ABS वगैरह मिल जाता है। और इसको भी मैंने चलाया तो पावर इसकी मुझे TVS रेडर से मैं बता रहा हूँ स्पेशली थोड़ी सी ज़्यादा लगी, बिकॉज इस बाइक की पोजीशन थोड़ी सी एग्रेसिव है। वो बाकी इंजन की टेक्निकलिटीज़ हैं कि भाई पिस्टन का साइज़ वगैरह उन सब में हम लोग मूव नहीं करेंगे, इन दोनों की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अलग है, इंजन थोड़े से अलग है इन दोनों के, इसलिए भाई मैं इसको भी यहाँ से निकाल रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि भाई मेरे को बजाज से कोई हेट है, लेकिन मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर कोई बाइक 150 सीसी में और 200 सीसी में आ रही है तो भाई उसको 125 में मत निकालो। भाई मुझे लगता है जिनके पास 200 सीसी, 150 या 150 सीसी है उनके लिए भाई ये जस्टिस नहीं है बिल्कुल भी कि यार उसमें 125 सीसी भी निकाल दी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे TVS ने 125 निकाली है तो ऐसा नहीं कि पहले रेडर 200 निकाल दी, फिर 150 निकाली, फिर 125 निकाली, ऐसा नहीं करा। इसलिए मैंने बजाज की N25 और NS 125 दोनों को कंसीडर नहीं करा। तो अगर किसी को लेनी भी है तो वो थोड़े से पैसे और मिला के भाई 150 सीसी पे या 160 सीसी पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि 125 में यार 1 साल चलाने के बाद, 2 साल चलाने के बाद पावर इतनी कम फील होगी ना कि वो बंदा उसको बेच ही देगा, उसको चलाने का मन ही नहीं करेगा। यही था आज की इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको 7 बाइक्स बता दी 125 सीसी सेगमेंट में जो आपको मिल सकती हैं। तो अगर इनमें से किसी को कोई भी बाइक पसंद आ रही हो और उसको भाई उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना हो तो चाहो तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे कहीं भी नीचे मैं लिंक वगैरह दे दूँगा, वहाँ पर बात कर लेना पर्सनली, क्योंकि इनमें से मैंने काफ़ी सारी बाइक्स, ऑलमोस्ट सारी ही मैंने चला के देख रखी है और अच्छी खासी चलाई है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बाइक पे, तो बता दूंगा कि भाई कौन सी लेनी है। बाकी डिपेंड करता है बंदे की यूसेज पे। अगर आपको कॉलेज वगैरह जाना है, बजट कम है, बाइक लेनी है थोड़ी सी स्पोर्टी, ऐसा है तो कोई रेडर नहीं लेगा, क्योंकि रेडर कॉलेज जाने के लिए नहीं है। फिर तो NS 125 लेनी पड़ेगी या फिर हीरो एक्सट्रीम 125 लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को डेली कम्यूटिंग करनी है और बाइक ऐसी चाहिए रिलायबल, उसे लुक से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बाइक रिलायबल चाहिए, तो भाई वो होंडा पे ही जाएगा, SP शाइन पे ही जाएगा। उसे माइलेज निकालना है, उसे कोई ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी। तो बाइक पर्पस पे डिपेंड करती है कि भाई कौन से पर्पस के लिए मेरे को बाइक लेनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पता है मैंने बहुत सारे पॉइंट मिस कर दिए क्योंकि बाइक ज़्यादा थी, टाइम कम था बताने के लिए। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।